हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण समुदाय में खाद्य जाल कितना महत्वपूर्ण विषय है। दरअसल आज हम खाद्य जाल पर चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वनस्पति, जीव जंतु, इन सभी का एक समुदाय, एक समुच्चय जो जैव विविधता को बनाए रखने में सबसे ज्यादा जरूरी है। और जैव विविधता के साथ साथ जरूरी है खाद्य जाल को बनाए रखना, क्योंकि जब खाद्य जाल बेहतर होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जीव जंतुओं का अस्तित्व बेहतर होगा और मानव समुदाय भी यहाँ पर एक बेहतरी वाला जीवन जी सकेगा। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। आज हम चर्चा करने वाले हैं खाद्य जाल के लिए जो सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण होते हैं जीव जंतु, और जीव जंतु के संरक्षण के संदर्भ में कौन कौन से कन्वेंशन यहाँ पर हैं, या सबसे महत्वपूर्ण कन्वेंशन जो जीव जंतुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है, ताकि उनके अस्तित्व को बचाए रखा जा सके। उनसे होने वाले जो भी खतरा है, यदि हम जीव जंतुओं के ट्रेड को बढ़ावा देते हैं तो उनके अस्तित्व पर जो खतरा आता है उसे कैसे रोका जा सकता है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा विषय क्या होगा। आज का हमारा विषय है विश्व वन्यजीव दिवस 2023, क्योंकि आज यानी 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के लिए महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा जरूरी बात यह कि आखिर वैश्विक लेवल पर वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कौन सी संस्था या कौन सा कन्वेंशन काम कर रहा है, जिसका नाम है साइट्स। तो आज के सेशन में हम साइट्स पर ही विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे वन्यजीव दिवस के बारे में कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसे क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं हम बिंदुओं पर कि आज हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, यानी इसकी चर्चा में बने रहने के पीछे क्या कारण है। फिर जानेंगे विश्व वन्यजीव दिवस के बारे में और इस वर्ष इसकी थीम क्या रखी गई है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर समझेंगे कि वैश्विक लेवल पर वन्यजीवों के संरक्षण के लिए जो कन्वेंशन काम कर रहा है यानी साइट्स, यह है क्या और साइट्स कैसे काम करता है, कैसे वन्यजीवों को के ऊपर जो खतरा है उसे रोकने के लिए साइट्स काम करता है। इसके बाद जानेंगे भारतीय संविधान में वन्यजीवों के संरक्षण के लिहाज से कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सबसे पहले देखेंगे हम खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई है। हालांकि चूंकि यह दिवस अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, वैश्विक लेवल पर मनाया जाता है, क्योंकि इसे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण दिवस है और पूरे वैश्विक लेवल पर इसे मनाया जाता है। तो खबर महत्वपूर्ण है। खबर क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023, Why this day and the underlying sites agreements are significant। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है क्या। इसके बाद जानेंगे कि वैश्विक लेवल पर जो साइट्स कार्य कर रहा है कन्वेंशन, वह है क्या, इस एग्रीमेंट को कब लाया गया था। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो अभी हमने चर्चा की कि आज यानी 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जा रहा है, और यह काफी महत्वपूर्ण दिवस है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। वैश्विक लेवल पर कैसे जीव जंतु हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कि इन जीव जंतुओं को कैसे यहाँ पर सहेज कर रखा जाए, इनका संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करता है। इसलिए आज यानी 3 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग अवेयर रहें इसके प्रति कि कैसे हमें इन्हें संरक्षण प्रदान करना चाहिए। यदि इस वर्ष की थीम की बात करें कि इस वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या है, तो इसकी थीम रखी गई है वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी, यानी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो साझेदारी है, यह इस वर्ष इसकी थीम रखी गई है। यदि बात करें इसी के संदर्भ में कि यह दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, कैसे इसे सेलिब्रेट करने की बात कही गई है, तो दरअसल अंतर सरकारी से लेकर स्थानीय स्तर तक सभी संरक्षण प्रयासों को सेलिब्रेट करने के लिए, यानी इंटरनेशनल लेवल से लेकर स्थानीय लेवल तक, हम कहें कि रीजनल लेवल तक, हम कैसे वन्यजीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए प्रयास करते हैं, इन दिनों को और इन चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए आज के दिवस को महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल इस वर्ष पहले क्या था, जीव जंतु शामिल थे, वनस्पति शामिल थी, जंगली जीव जंतु और वनस्पति शामिल थे। अब इसमें विस्तार कर दिया गया है और इसमें समुद्री जीवों को भी शामिल करने की बात कही गई है, साथ ही महासागरों के संरक्षण की भी बात इसमें कही गई है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये विषय। आइए अब हम जानते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में कि आखिर इसे मनाया क्यों जाता है। दरअसल विश्व वन्यजीव दिवस को सबसे पहले मनाए जाने की बात कही गई थी वर्ष 2013 में। किसने मनाने की शुरुआत की थी? तो इसे शुरू किया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसकी शुरुआत की थी
और वर्ष 2013 में उसने पहली बार कहा था कि 3 मार्च को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसीलिए इसकी शुरुआत की थी। इसके उद्देश्य पर हमने चर्चा भी कर ली है, लेकिन एक बार फिर से जानना जरूरी है कि इसे क्यों मनाया जाता है, ताकि दुनिया के जंगली जानवरों और पौधों की सुरक्षा के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए एक छोटी सी की स्टोन प्रजाति से लेकर बड़ी बड़ी प्रजातियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, ताकि ये पूरे जो पर्यावरण है इसके अस्तित्व को बनाए रखें, खाद्य जाल को बनाए रखें। इसलिए इन सभी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना काफी जरूरी है, ताकि इनके संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। इस दिन को वर्ष 1973 में वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर हस्ताक्षर किया गया था, और इसी ही कहा जाता है क्या, साइट्स। यानी साइट्स की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें, क्योंकि वर्ष 1973 में पहली बार साइट्स में यहाँ पर हस्ताक्षर हुए थे, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered स्पीसीज। यानी एक ऐसी कन्वेंशन की बात कही थी जो हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी संकटापन्न प्रजाति हैं, इनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है, इन्हें रोकने की बात करता है, ताकि इन पर उत्पन्न जो खतरा है इसे कम किया जा सके। तो पहली बार साइट्स यहाँ पर ही अस्तित्व में आया था, यहाँ पर लोगों ने साइन किया था वर्ष 1973 में। फिर बाद में वर्ष 1975 में यह लागू हो गया था, यानी 2 वर्ष बाद फिर इसे लागू किया गया था 3 मार्च को, यानी आज, क्योंकि 1973 में पहली बार इसमें हस्ताक्षर किए गए थे, तो आज साइट्स की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ है, यानी 50th एनिवर्सरी है आज 3 मार्च को किसकी, साइट्स। इसलिए साइट्स अपने आप में काफी महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पर्यावरण से संबंधित या साइट से संबंधित यह जो विषय है हमारा, यह यूपीएससी के सिलेबस के आधार पर किस सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में आएगा, यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके साथ ही यदि हम साइट्स पर बात करें तो यह लुप्तप्राय प्रजातियों की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रित निकाय है, एक केंद्रीय निकाय है, क्योंकि यह संकटापन्न जो भी प्रजातियां हैं उनकी स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, ताकि उन पर जो खतरा मंडरा रहा है, हम जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं इसका, इसे रोका जा सके। इससे जुड़े जो भी खाद्य पदार्थ हैं इनका भी ट्रेड किया जाता है, इन्हें कैसे यहाँ पर रोका जा सके ताकि उनके अस्तित्व को बनाए रखा जा सके। अब हम चर्चा करेंगे साइट्स के बारे में कि आखिर साइट्स है क्या। फुल फॉर्म पर हमने चर्चा कर ली, क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसका मतलब क्या है, यह साइट्स की बात यदि हम करें तो यह इंटरनेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक शुरू किया गया एग्रीमेंट है, यानी सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यह इसे ही साइट्स कहा जाता है, जो किससे संबंधित है, यानी इसके उद्देश्य की बात करें तो जंगली जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा ना हो, इसे कैसे रोका जा सके, इसके प्रयास के रूप में इसे शुरू किया गया था। इसमें क्या क्या शामिल है, यानी इसे कैसे, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जब यहाँ पर स्पीसीज जो हैं जो कि संकटापन्न स्थिति में पहुंच गई हैं, यदि हम इसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर व्यापार करेंगे तो इसी व्यापार को क्या कहा जाता है, सीमा पार व्यापार। तो सीमा पार व्यापार को खत्म करने के लिए, इसे रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। यह कैसे कार्य करता है, यानी कैसे इन सीमा पार व्यापारों को यहाँ पर खत्म किया जाता है या इन पर रोक लगाई जाती है, यह कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे भी कि साइट्स के काम करने की यहाँ पर प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। यदि हम बात करें इसी के संदर्भ में, तो यह सीमा पार व्यापार को विनियमित करने के लिए शुरू किया गया एक प्रयास था, जिसका मुख्य मकसद क्या है, कुछ प्रजातियों को अति शोषण से बचाने के लिए। कुछ प्रजातियों का जो बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, यानी हमने इसमें कुछ ऐसी देखी भी गई है, साइट्स की आलोचना की गई है कि हाथी दांत पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, हाथियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद भी बहुत अधिक मात्रा में हाथियों का इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पर हुआ है और उनकी मृत्यु भारी संख्या में सामने आई है। तो यानी प्रजातियों के अति शोषण को बचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, कि जब हम सभी देश एक साथ आकर कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं इन प्रजातियों की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इसमें प्रतिबंध लगेगा, इसमें रोक लगाई जा सकेगी और इसके जो अवैध व्यापार हो रहे हैं इसको भी कम किया जा सकेगा। यह जानवरों और पौधों की 37,000 से भी अधिक प्रजातियों को सुरक्षा की
अलग अलग डिग्री प्रदान करता है। क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे भी कि साइट्स काम कैसे करता है, क्योंकि इसकी काम करने की एक प्रक्रिया है जिसमें इसने 37,000 से भी अधिक पेड़ पौधों या कहें जंगली जानवरों को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, इसके लिए अलग अलग परिशिष्ट बनाई है, अलग अलग अनुसूची कहें सूचियां बनाई हैं। इन परिशिष्टों में इन चीजों को शामिल किया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पर व्यापार किए जाएंगे। साइट्स के बारे में यदि हम बात करें तो दरअसल जीवित जानवरों और पौधों से लेकर उनसे प्राप्त होने वाले वन्यजीव उत्पाद भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं कि इन पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। जब इन पर प्रतिबंध लगेगा तो कहीं ना कहीं वन्यजीवों पर भी प्रतिबंध लग सकेगा, जिसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। इन्हीं वन्यजीवों से प्राप्त होने वाले खाद्य उत्पाद, विदेशी चमड़े के सामान एवं दवाएं सभी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। यदि हम बात करें साइट्स की पार्टीज के बारे में कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन कौन सी भागीदार देश हैं इसमें, तो दरअसल भारत सहित इसमें 184 पार्टी शामिल हैं। वर्तमान की बात करें यदि हम वर्तमान लेवल पर, तो इसमें 184 देश या पार्टी शामिल हैं। यदि हम बात करें इसकी मुख्यालय के संदर्भ में, या बात करें कि इसे प्रशासित कौन करता है, तो इसे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रशासित किया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय द्वारा इसे प्रशासित किया जाता है। उसका सचिवालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में, जो कि कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। यदि हम बात करें भारत के संदर्भ में कि भारत में दरअसल इसे कैसे लागू किया जाता है और भारत में कौन सा केंद्रीय निकाय है जो वन्यजीवों से संबंधित जो अपराध है उसे देखता है और इसे रोकता है, वन्यजीवों से संबंधित अपराधों का मुकाबला करता है, तो इस निकाय का नाम क्या है? यदि मंत्रालय की बात करें तो मंत्रालय याद रखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक निकाय है। क्या नाम है उसका? वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ये इस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और यह ही इससे संबंधित एक वैधानिक निकाय है जो देखता है कि भारत में वन्यजीवों से संबंधित अपराधों को कैसे कम किया जा सकता है और कैसे रोका जा सकता है। अब हम बात करते हैं संविधान में वन्यजीव संरक्षण के बारे में कि दरअसल भारतीय संविधान में वन्यजीवों के संरक्षण के संदर्भ में कौन कौन से प्रावधान है। यदि हम बात करें कि कौन कौन से प्रावधान इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, तो इसमें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976 में लाया गया था, जिसके द्वारा वन और जंगली पशुओं और पक्षियों के संरक्षण को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। राज्य सूची मतलब केवल राज्य विषयों पर कानून बना सकता है। जब समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया तो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जिससे बेहतर तरीके से जंगली पशुओं और पक्षियों के संरक्षण को यहाँ बढ़ावा मिल सकेगा। इसके साथ और भी कुछ चीजें शामिल की गई हैं, जैसे संविधान के अनुच्छेद 51(1)(g) में भी कुछ बात कही गई है। अब 51 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित, जो कि नागरिकों द्वारा कैसे इसके संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा इसकी बातें करता है। तो 51(g) में क्या कहा गया है? वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। यानी प्रत्येक नागरिक को यह बात कर दी गई है, इसी को यह बात कह दी गई है कि वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा उसे करनी चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य इसमें शामिल किया गया है। अब इसके अलावा और कहां पर ऐसी बात कही गई है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में भी यह बात कही गई है, जिसमें क्या शामिल है? अनुच्छेद 48(a). इसमें भी कहा गया है, इसके तहत लिखा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और विकसित करने तथा देश के वनों और वन्यजीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यानी यहाँ पर ये 3 बातें कही गई हैं भारतीय संविधान में, जो क्या कहता है कि कैसे हम भारत में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं और इनसे जुड़े विषयों को यहाँ महत्वपूर्ण मान सकते हैं। अब यदि हम बात करें साइट्स के संदर्भ में ही कि साइट्स कैसे किस प्रक्रिया के अंतर्गत वन्यजीवों का संरक्षण करता है, तो वन्यजीवों को डिग्रियों के आधार पर कि कौन सा वन्यजीव कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसने 3 सूचियां बनाई हैं, 3 परिशिष्ट बनाई हैं। यदि परिशिष्ट 1 की बात करें हम, तो परिशिष्ट 1 में ऐसे जीव जंतु शामिल हैं जो लगभग लुप्त प्राय हैं या इनकी कुछ प्रजातियां यहाँ पर लुप्त हो चुकी हैं, संकटापन्न स्थिति से भी आगे निकल चुकी हैं। तो ऐसी प्रजातियों को परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है और इनके इंटरनेशनल ट्रेड या कहें अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है उसे लगभग मना कर दिया गया है। कुछ खास या कहें कि बहुत ही बुरी स्थिति होगी या कुछ असामान्य स्थिति होगी तभी इन प्रजातियों के इंटरनेशनल ट्रेड की बात कही गई है, जिसमें कुछ चीजें शामिल किए गए हैं, जैसे भारत का शेर और गुरिल्ला। तो इनकी ये भी जो परिशिष्ट 1 में जीव जंतु शामिल है, इनकी इंटरनेशनल ट्रेड को मना कर दिया गया है, पूरी तरीके से इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। परिशिष्ट 2 की बात करें तो उसमें वे प्रजातियां शामिल हैं, यानी इसकी व्यापार पर पूरी तरीके से या कहें अनिवार्य रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां शामिल हैं इसमें
कि बहुत ही रेयर कंडीशन में, हालांकि इसकी तुलना में कम रेयर कंडीशन में इन पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर तीसरा है परिशिष्ट 3। परिशिष्ट 3, इसमें ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जो कम से कम किसी एक देश में सुरक्षित हैं या संरक्षित हैं। तो ऐसी प्रजातियां इसमें शामिल हैं और फिर इन्हीं प्रजातियों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। गोल्डन बंगाल टाइगर के बारे में इसमें बात की जाती है। परिशिष्ट 2 की बात की हमने अभी कि इसमें अनिवार्य रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन फिर भी इनके अस्तित्व पर कोई खतरा ना हो, अनिवार्य रूप से इन्हें बचाया जा सके, इन्हें रखा जा सके, इस हिसाब से ही फिर इन पर प्रतिबंध लगाया गया है कि बहुत अधिक इन पर इनका व्यापार हो सकता है, अनिवार्य रूप से इनमें प्रतिबंध नहीं है। इसमें कौन से शामिल है? लोमड़ियां, कुछ विशेष प्रकार की लोमड़ियां इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। ये हमने देख लिया साइट्स में कौन कौन से यहाँ पर 3 परिशिष्ट शामिल है और कौन कौन सी जीव जंतुओं को इसमें रखा गया है, यानी किस आधार पर इन तीनों सूची को, अनुसूची को यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। लेकिन साइट्स की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रतिबंध के बावजूद यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में, भारी संख्या में वन्य जीवों का ट्रेड यानी अंतरराष्ट्रीय यहाँ व्यापार होता है। हाथी दांत को लेकर भी इसकी आलोचना की गई है कई बार कि ऐसा जब इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार हाथियों का इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है और उसकी संख्या में भारी गिरावट भी आ रही है, उनकी मौत भी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही एक और आलोचना की जाती है साइट्स की, इसमें जो भी पार्टीज हैं वे बाध्यता नहीं प्रदान करती कि ये बाध्यकारी नहीं समझ में आ रहा है लोगों को, वे अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के लिए से इस तरीके से बाध्य कर देना चाहिए ताकि पूरे तरीके से इसे परिशिष्ट 1, 2 और 3 इसी हिसाब से ही अनुमति दी जाए। ये तो हमने जान लिया साइट्स के बारे में, वन्य जीव आज के दिवस के रूप में और क्यों मनाया जाता है इसके बारे में। अब हम जानते हैं आज के सेशन पर आधारित प्रश्न को। प्रश्न क्या है, आइए देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन साइट्स के बारे में सही है और है? कथन क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा प्रशासित है और साइट्स जंगली जानवर और पौधों के सीमा पार व्यापार को विनियमित करने का एक प्रयास करता है। पूछे केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। ये था आपका सवाल। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, क्या कि दृष्टि IAS ने होली के अवसर पर सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज में 50% की छूट दी है। तो यदि आप उससे लाभ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।